नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट असॉल्ट राइफल की तरफ से है और अब इंडियन आर्मी में मेनली इंसास राइफल को हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड इशू राइफल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी इनको रिप्लेस करना शुरू किया जा रहा है। अब प्लान के मुताबिक इनको बल्क में AK-203 राइफल से रिप्लेस किया जाएगा, जिनको अभी भारत में ही बनाया जाने वाला है। लेकिन इसी बीच इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर US मेड 6716 राइफल को भी खरीदने का फैसला किया गया था और पहले बैच में ऐसे 72,000 राइफल को खरीदने के लिए 2019 में एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था और मेनली इन राइफल्स को हमारी फ्रंट लाइन में डिप्लॉयड जवानों को इनिशियली देने का फैसला किया गया था और खास करके जो जवान काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते थे उनको देने का फैसला किया गया था। फिर उसके बाद जब चाइना के साथ हमारा फेसअप हुआ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी जिन जवानों को डिप्लॉय किया गया था उनको भी सेम राइफल से इक्विप करने का फैसला किया गया था और उसके लिए फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस करने का फैसला किया गया। इस सेकेंड बैच में करीब 70,000 के आसपास राइफल को खरीदने का एम रखा गया था, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ के आसपास होने वाली थी। लेकिन बीच में इस प्रपोजल को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 6716 राइफल को खरीदने के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया था, जिसमें इनिशियली 6716 राइफल के बदले AK-203 राइफल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 6716 राइफल को खरीदने का फैसला करने के साथ साथ एक फॉलोन ऑर्डर को भी प्लेस करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अगला अपडेट सबमरीन को लेके है। अब किसी भी नेवी की जो सबसे बड़ी ऑफेंसिव वेपन्स या वॉरशिप्स होते हैं उसमें या तो हम डिस्ट्रॉयर्स का नाम ले सकते हैं या फिर अंडर वाटर फ्लीट की बात करें तो उसमें अटैक सबमरीन का नाम ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सबमरीन्स होते हैं इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इनको दुश्मन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से इनको नेवी के सभी वेसल में से सबसे स्टेल्थी वेसल कहा जाता है। अब जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर बदल रहा है तो आजकल हम जितना स्टेल्थीली ऑपरेट कर पाते हैं हमारी जीतने की चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरीके के किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को करने के लिए हर एक मिलिट्री का एक स्पेशल विंग होता है जिसे स्पेशल फोर्स कहा जाता है। अब इनका नाम अलग अलग मिलिट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स मार्कस कमांडोज की बात करते हैं, जिनको इंडियन नेवी की सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट कहा जाता है। अब नॉर्मली अभी जब इनको किसी भी स्पेशल ऑपरेशन में भेजा जाता है तो या तो इनको हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाता है या फिर इनको बोट या सिचुएशन के हिसाब से पैरा ड्रॉप किया जाता है। लेकिन अगर हमें चुपके से अंडर वाटर कंडीशन में जाके दुश्मन के एरिया में उनके ऊपर हमला करना होगा तो ऐसे हालात में हमारे मार्कस कमांडोज को स्टेल्थीली पानी के नीचे से ही ले जाने के लिए नेवी की तरफ से अभी एक स्पेशल सबमरीन को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको नॉर्मली मिडजेट सबमरीन कहा जाता है। लेकिन फिलहाल इंडियन नेवी की तरफ से इसको SDV यानी कि स्विमर डिलीवरी व्हीकल का नाम दिया गया। इस तरीके की अभी लगभग 12 SDV व्हीकल को यानी कि स्विमर डिलीवरी व्हीकल को एक्वायर करने का प्लान किया गया, जिनको प्राइमरीली मार्कस कमांडोज को अंडर वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनको स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इन वेसल में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए भी एक सिंगल टॉर्पेडो ट्यूब मौजूद रहेगा। इसे बहुत वॉरशिप से या फिर सबमरीन से भी हम लोग लॉन्च रिकवर कर सकते हैं और अभी आने वाले 12 से 18 महीनों के अंदर इसकी टेस्टिंग को भी शुरू करने की बात नेवी की तरफ से की गई है। फिलहाल अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से और L&T की तरफ से भी इसी कैटेगरी की 2 वेसल को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि नेवी इनमें से किसके साथ जाने वाला है। फिर नेवी इस कैटेगरी की खुद ही कोई नई वेसल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से है। कावेरी इंजन के डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक इसका डेवलपमेंट इतना स्मूथ नहीं रहा था और इनिशियली हमारी कावेरी इंजन से जो परफॉर्मेंस को हमने उम्मीद किया था वो हासिल नहीं कर पाए थे और इनिशियल डेवलपमेंट में हमको बस इसमें पार्शियल सक्सेस मिला था। लेकिन फिर भी इसकी डेवलपमेंट को जारी रखा गया था और उसके बाद इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को डेवलप ना करके बस इसकी ड्राई वेरिएंट को ही डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसको आगे चल के तेजस के बदले हमारी घातक यूसी में इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब इसकी ड्राई वेरिएंट को डेवलप किया गया और इसको फर्दर रिफाइन किया गया तो अभी पता चला कि अब इसका जो कोर सेक्शन था वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्टेबल बन चुका है और उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट हुई टेस्ट के दौरान इसने 48 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट किया था और इसे देखने के बाद
अभी DRDO की तरफ से इसको फर्दर डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। और जो इनिशियली इसका आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान था, जिसे ड्रॉप किया गया, तो अभी इसको दोबारा रिवाइव करने का प्लान किया जा रहा है। और इसकी कोर सेक्शन को यहाँ पे फर्दर मॉडिफाई करके इससे 57 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट को हासिल करने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर ऐसा करने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं तो आगे चल के इसमें एक नई आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी इंस्टॉल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे इंटीग्रेट करने के बाद हम आसानी से सेम कावेरी इंजन से 87 से करीब 90 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को हासिल कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम आसानी से इससे हमारी तेजस फ्लीट में इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि तेजस MK1 और MK1 फ्लीट में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिलहाल के लिए अभी तक ऐसा बस सोचा जा रहा था, लेकिन अभी GTRE की तरफ से इसको हकीकत में बदलने का फैसला किया जा रहा है। और अभी तेजस के लिए कावेरी इंजन को तैयार करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ भी GTRE की तरफ से टाइप करने का फैसला किया गया। और अभी इसके लिए एक SOP को, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को तैयार किया जा चुका है। GTRE का कहना है कि अभी अगर वो तेजस के लिए एक सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने लायक इंजन को या कावेरी इंजन को बना भी लेते हैं तो डायरेक्टली इसको तेजस में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चेंजेस करने की हमको ज़रूरत पड़ने वाली, जिसमें खास करके तेजस की इंजन बे में और एयर इनलेट्स में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं और वो एक ऐसे इंजन को बनाना चाहते हैं, यानी कि जो नई कावेरी इंजन को बनाना चाहते हैं जो कि परफेक्टली तेजस में फिट होगा। और इसको तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए हमको कोई भी मेजर चेंजेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से कंप्लीट SOP को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें GTRE सफल हो जाता है तो शायद आगे चल के जब तेजस में हमको इंजन को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब तेजस में वर्तमान इंस्टॉल किए गए इंजन को रिप्लेस करने का टाइम आएगा, तो उस समय पर हम US मेड इंजन के बदले हमारी इंडिजिनस कावेरी इंजन का इस्तेमाल तेजस में करना शुरू कर सकते हैं। अगला अपडेट हेलीकॉप्टर की तरफ से है। किसी भी जंग में जिस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट्स को दुश्मन के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही इन्फेंट्री और ग्राउंड यूनिट्स को एयर सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए और लॉजिस्टिक वगैरह सप्लाई करने के लिए हमको हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, जिसमें अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल है। जिस तरीके से फाइटर जेट्स को दुश्मन के रडार डिटेक्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को या रडार गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हेलीकॉप्टर को भी दुश्मन के रडार डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रडार गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर रडार गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसे इवेड कर पाना हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट जितना स्पीड नहीं होता है तो ये मिसाइल को आउटरन नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो ड्रोन्स होने वाले ये क्वाडकॉप्टर टाइप की ड्रोन होने वाली है, लेकिन इनमें स्पेसिफिक इक्विपमेंट को फिट किया जाने वाला है जो कि इंडियन आर्मी की स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर की RCS को मिमिक करने वाले। तो दुश्मन के रडार में ये हमारे हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाले, जिससे दुश्मन को एक्चुअल में ये नहीं पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल हेलीकॉप्टर कौन सा है फिर क्वाडकॉप्टर कौन सा है। एक तरीके से शॉर्ट में हम इनको डिकॉय ड्रोन्स कह सकते हैं। और इनको इस्तेमाल करने का एक और खास बात ये भी कि अगर दुश्मन इनको मार के गिरा भी देता है तो हमको बस कुछ ही लाख रुपीज का नुकसान होगा, जबकि पहले तो हमारा हेलीकॉप्टर सेफ रहेगा जो कि करोड़ों की कीमत में आते हैं, और दुश्मन को भी काफी नुकसान होगा क्योंकि जिन मिसाइल का इस्तेमाल करके वो हमारे ड्रोन्स को टारगेट करेंगे उसकी कीमत भी करोड़ों में होने वाली। इन डिकॉय ड्रोन्स में लूनबर्ग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको जरूरत के हिसाब से हम लोग स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर की RCS को मिमिक करने के लिए तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक ड्रोन चाहे तो रडार में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरह दिख सकता है, फिर MI-17 की तरह भी दिख सकता है, लेकिन असल में ये उन दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में दुश्मन को इसका पता नहीं चलने वाला है और वो जब तक इनको मारने में लगे रहेंगे या उलझे रहेंगे तब तक हमारे अटैक हेलीकॉप्टर अपना काम करके वहां से वापस जा चुके होंगे। लेकिन फिलहाल अगर वो अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर शोल्डर फायर्ड हीट सीकर मिसाइल से हमला करते हैं तो ये काम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी दुश्मन की लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड मिसाइल से या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से ये हमारे हेलीकॉप्टर को काफी हद तक सेफ रखने वाला है। और इसके अलावा इससे हमको सर्वेलेंस में भी काफी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।